Yes, hello everyone, welcome you to all and good morning all of you। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को कंप्लीट करने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, यदि आप इसी तरीके के उसे और भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, चाहे वो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हो, यदि आप उसकी फास्ट ट्रैक बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 45 डेज का वो पूरा बैच रहेगा तो आप उसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ईवीएस के पर्टिकुलर एमपी टेट के लिए या फिर पर्यावरण अध्ययन के जो नोट्स है हमारे रीड के लिए, यदि आप उसे बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल नोट्स से रिलेटेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था ईवीएस का कल मॉर्निंग 6 AM पर, जिसमें हम लोगों ने परिवेश के व्यवसाय को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कपड़े सिलाई के बारे में। राइट, उसी सेशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे कृषि व बागवानी के बारे में। ठीक है, कृषि और बागवानी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। क्या क्या चीजें होती है, बागवानी व्यवसाय क्या होता है, कृषि व्यवसाय क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो कोई भी सीरीज पढ़ने से पहले या फिर कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए होंगे एग्जाम में अभी तक और क्यों हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे बागवानी और कृषि कार्य, राइट, ये हमारा सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो बागवानी है उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व किस प्रकार का कार्य किया जाता है, सर्वप्रथम किस प्रकार का कार्य किया जाता है। मतलब हम लोग पौधों को उगाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने थे कि आप निराई गुड़ाई उसकी करते हैं, सेकेंड ऑप्शन है आप उन्हें पानी देते हैं, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी भरते हैं या फिर मिट्टी को तैयार करते हैं। तो देखो, फसल को उगाना हो या बागवानी से संबंधित कोई भी कार्य हमें करना हो, सबसे पहले हमें मिट्टी को रेडी करना पड़ता है। कुछ 8 स्टेप होती है तो वो 8 स्टेप वन बाय वन करके फॉलो की जाती है। तो उसी से क्वेश्चन आपका बागवानी से पूछा गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कुछ बागवानी से संबंधित कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि बागवानी में काम में आने वाले उपकरणों के नाम बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास था कुदाली, दूसरा था गेती, तीसरा था फावड़ा, खुरपी या फिर खुरपा और ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी। तो ये क्या सारे ही उपकरण बागवानी में कार्य आते हैं? डेफिनेटली इन सारे ही उपकरणों का हम लोग बागवानी के अंदर प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में कृषि से संबंधित सारे उपकरणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फसल उगाने का प्रथम चरण क्या होता है। तो फसल उगाने का भी प्रथम चरण यही होगा कि मिट्टी रेडी करना, मिट्टी की जुताई करना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर कृषि से संबंधित बात कर लो तो कृषि से संबंधित पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। खरीफ रबी की फसल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक मटर जो है वो किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, क्यों एक दोनों दूसरे से डिफरेंट है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केचुए द्वारा यदि खाद को तैयार किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको हम लोग फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कृषि और बागवानी से संबंधित गलत नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि पद्धति को जानते हैं। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व तक जो लोग हैं खाना बदोश थे, वो अपने भोजन और आश्रय के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती की प्रथा को स्टार्ट किया, चावल गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उगाना स्टार्ट किया और यहीं से हमारा माना जाता है कृषि का जन्म। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बात हो गई। अब फसलों की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार की फसलें मानी जाती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो बरसात के मौसम में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है और बरसात का मौसम जून से माना जाता है, जून से सितंबर तक का इसका समय रहता है। ठीक है, आमतौर पर यही समय माना जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि हमारी खरीफ की फसल के अंदर आता है। और यदि हम लोग बात करें रबी की फसल के अंदर, तो सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हमारी रबी की फसल कहलाती है। अक्टूबर से मार्च तक का इनका समय होता है, मतलब इनका पूरा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। और इसके एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए, चना, मटर, सरसों, अलसी, गेहूं आदि रबी की फसल में आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बताया कि जो मटर है वो किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। एक क्वेश्चन और आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि यदि गेहूं को आपने गर्मी के समय में उगा दिया या फिर खरीफ फसलों के साथ उगा दिया तो क्या नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाला समय होता है जून से सितंबर वाला, बारिश का समय होता है। अगर गेहूं इस टाइम पे उगाए गए तो वो ज्यादा पानी के कारण यहाँ पर सड़ सकते हैं और वो फसल अच्छे से पैदा नहीं होगी। तो सबका अपना अपना समय रहता है कि किस फसल को किस समय पर बोना चाहिए। करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रक्रिया की, मिट्टी को
मतलब जो हम लोग कृषि करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, मिट्टी को कैसे रेडी किया जाता है, क्या पूरी आगे की प्रोसेस होती है। तो जो कृषि की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, जुताई करके कैसे किया जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, क्या क्या उपकरण हम लोग जुताई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बुआई की जाती है, तो बुआई करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है, कैसे की जाती है। खाद और उर्वरक कैसे जोड़ना चाहिए, किस प्रकार के खाद और उर्वरक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। फिर सिंचाई की प्रोसेस होती है, फिर खरपतवार से रक्षा करने के लिए हम लोग अपनी फसल को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर जब फसल की कटाई हो जाती है, उनका संचयन यहाँ पर कैसे किया जाता है और उनको भंडारित यहाँ पर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मिट्टी को तैयार करने की बात करेंगे, तो मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, तो फसल उगाने का सबसे पहला चरण माना जाता है मिट्टी को तैयार करना। इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना और पोला बनाना होता है। मिट्टी पोली हो जानी चाहिए ताकि आसानी से हवा और पानी अच्छे से अंदर की साइड प्रवेश कर पाए। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती है, इसीलिए हम लोग मिट्टी को थोड़ा सा पोला करते हैं। और पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है। और मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाया जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को जुताई की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। और खेतों में हल चलाकर हम लोग जुताई कर सकते हैं। इसके बाद बुआई हेतु खेतों को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, ठीक है। पहले हम लोग जुताई की फसल देख लेंगे कि जुताई करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिट्टी को पोला करना होगा, बार बार उलटना पलटना होगा। और यदि शुष्क मिट्टी होती है, मतलब जहां पर पानी ऐसा नहीं है, वो शुष्क मिट्टी है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बुआई करने से पहले एक बार अच्छे से मिट्टी को पानी पिला देते हैं, ठीक है। ये चीज आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस खेत की मिट्टी किस प्रकार की है। और जुताई कैसे की जाती है, मिट्टी को कैसे रेडी किया जाता है, तो हल चलाकर मिट्टी को यहाँ पर रेडी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे कृषि उपकरणों की। तो बुवाई करने से पहले बीज जो है बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए अनाज के आकार की मिट्टी को तोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, हम लोग मिट्टी को अच्छे से निर्मित कर लें। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उपकरण की मदद ले सकते हैं। हल की मदद ले सकते हैं, कुदाल की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और एक कृषक जो होता है वो मदद करता ही है कृषि में, ठीक है। तो अब सप्तऋषि की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ये घोड़े लकड़ी से ये जो होता है लकड़ी से बना हुआ रहता है, और बेल या अन्य जानवरों की एक जोड़ी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। आप इस इमेज में इसको देख सकते हैं। फसल के लिए उर्वरक जोड़ने, मिट्टी का स्क्रैप और मिट्टी को जो ये टीलिंग करने की प्रोसेस नॉर्मली इसको बोला जाता है। ऊंट आदि जानवरों का, बैल आदि जानवरों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था किसको, मिट्टी को टिल करने के लिए। यहाँ पर फाल नाम का एक मजबूत त्रिकोणीय लोहा पट्टी में शामिल होता है। और हल का एक मुख्य भाग फ्लो शाफ्ट यहाँ पर कहलाता है, जो लकड़ी का एक लंबा शाफ्ट होता है। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे फ्लो शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग शाफ्ट यहाँ पर बताए गए कि ये किस तरीके से होता है। इसके पीछे के भाग को फ्लो शाफ्ट यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर इसको शेयर बोला जाता है। ये यहाँ इस तरीके से रहेगा, जमीन के अंदर जाता है, ये मिट्टी को उलटने पलटने के काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है कि शाफ्ट के एक छोर पर एक संभाल नहीं है, दूसरे छोर पर जो है बेल की गर्दन इसको रखा जाता है। एक को तो जमीन पर रखा जाता है और दूसरे को बेल की गर्दन पर रखा जाता है, ठीक है, जो कि एक बीम से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। स्वदेशी लकड़ी के हल तेजी से आजकल लोहे के हल के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कार्य करना एनिमल्स के ऊपर वो भी सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है लोहे के हल का प्रयोग किया जाता है। अगली हम लोग यदि बात करें कुदाल की, अब कुदाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जितने भी खरपतवार होते हैं, खरपतवार को दूर करने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए हम लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं। सबसे सरल साधन होता है। कोई की हम लोग यदि बात करें, तो ये लकड़ी और लोहे की बनी हुई एक लंबी छड़ यहाँ पर हो सकती है, या तो ये लकड़ी की बनी हो सकती है, लोहे की बनी हो सकती है। लोहे का एक मजबूत व्यापक और तुला थाली के आकार का अपने सिरों में तय किए हुए रहता है। मतलब ये इस तरीके से बना हुआ रहता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि ये ग्रिप होता है, ये इसका हैंडल रहता है, जिसका पूरा बिम है, मिट्टी को उलटने पलटने के काम में आएगा। और ये बेंट प्लेट होती है, ठीक है, काफी ज्यादा ये होती है, ब्लेंड होती है ये। आगे यदि हम लोग बात करें कृषक का, तो कृषक का आपका कार्य पता ही है। यदि हम लोग यहाँ पर पारंपरिक के बजाय आधुनिक उपकरणों की बात करें, तो ट्रैक्टर जो है इसमें प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ट्रैक्टर चालित कृषक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर इसके लिए। फिर अगली प्रोसेस हमारी यहाँ पर आती है बुआई की। तो ये खेती में बीज डालने की एक विधि होती है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज जो है अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए आपको एक तरीका भी बताया जाता है कि बीजों को एक रात पहले पानी में डाल दिया जाए। जो ऊपर तैरते रहेंगे वो बीज ठीक नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। बाकी जो तली में बैठ जाते हैं वो बीज हमारे स्वस्थ होते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग स्वस्थ बीज निकाल सकते हैं, ठीक है। बीजों की बुवाई के लिए पारंपरिक औजारों को उपयोग में लाया जाता है। ये कीप के आकार का होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया इस इमेज के बारे में कि ये कीप के आकार का होता है। इसमें होकर बीज 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। और आजकल बुआई जो है ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल के माध्यम से की जाती है। इससे बीज समान दूरी पर काफी ज्यादा गहराई तक भी जाते हैं, ठीक है।
आगे यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, और सीड ड्रिल जो है ट्रैक्टरों की मदद से बुआई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण से उचित दूरी और गहराई पर समान रूप से बीजों को बोया जाता है। यह बीज जो है बुआई के बाद पूरी मिट्टी को साथ के साथ कवर भी कर लेता है, और इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि पक्षियों की वजह से जो बीज जो पक्षी खा जाते हैं वो नुकसान भी यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, और अगर हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से, यदि इस ड्रिलिंग के माध्यम से बुआई करते हैं तो समय भी काफी ज्यादा बचता है और श्रम की भी काफी ज्यादा यहाँ पर बचत होती है। आगे यदि हम लोग बात करें खाद और उर्वरक जोड़ने की, तो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी को जोड़ा जाता है, जो कि खाद और उर्वरक हम लोग उसको बोल सकते हैं। अब खाद और उर्वरक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उर्वरक एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन यदि हम लोग बात करें तो खाद की, तो खाद गोबर, मानव अपशिष्ट और संयंत्रित अवशेषों के संगठन या उसके अपघटन से यहाँ पर प्राप्त होता है। अपघटन से यदि कोई भी चीज हमें प्राप्त हो रही है, चाहे वो गोबर हो गया, मानव अपशिष्ट हो गया, तो वो एक प्रकार का हमारा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ या फिर कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर कहलाएगा। फिर यदि वापस से डिफरेंस की बात करें, तो उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है, और खाद को नॉर्मली हम लोग खेतों में रेडी कर सकते हैं। उर्वरक मिट्टी में किसी भी धारण क्षमता जो है मिट्टी को नहीं प्रदान करता है। धारण क्षमता मतलब कि वो अच्छे से, यहाँ पर बोल सकते हैं कि पानी को अच्छे से धारण कर पाए, पौष्टिक तत्व अच्छे से धारण कर पाए। लेकिन यदि हम लोग खाद की बात करें, तो खाद मिट्टी में धारण क्षमता जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रदान करता है। उर्वरक की बात करें, तो उर्वरक जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे संयंत्र जो है पोषक तत्वों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। लेकिन यदि हम लोग खाद की बात करें, तो खाद में ये सारी चीजें कम पाई जाती है कंपेरेटिवली उर्वरक के। अब खाद के क्या क्या लाभ होते हैं, तो जैविक खाद उर्वरक से बेहतर माने जाते हैं। इस कारण क्या-क्या कारण है, क्योंकि ये मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। यह जो गैसों के आदान प्रदान के लिए आसान होते हैं, और मिट्टी को झरझरा मतलब पोला यहाँ पर कर देते हैं। पोला हम हमारी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, ताकि आसानी से जो है वायु जो है अच्छे से प्रवेश कर पाए, और मिट्टी की जो जड़ें हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर पाए, ज्यादा गहराई तक जा पाए। यह रोगाणुओं की संख्या जो होती है यहाँ पर बोल सकते हैं बढ़ जाती है। ठीक है, और मिट्टी की बनावट में भी यहाँ पर सुधार आता है। अच्छे से यहाँ पर केंचुए वगैरह भी उत्पन्न हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के एक पोषक के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए आवश्यक है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई के स्रोत नलकूप, तालाब, झीलें, नदी, बांध, नहर आदि हैं। ठीक है, पारंपरिक और नवीन स्रोतों की बात करें, तो पारंपरिक स्रोतों में आ जाएंगे कुएं, झील, नहर आदि से पानी को लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि खाई चरखा प्रणाली का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, श्रृंखला पंप का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चेन पंप जिसे बोला जाता है, डेकली का प्रयोग कर सकते हो, राहत लीवर प्रणाली का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक, एक बार हम लोगों ने आरबीएससी की बुक में भी डिस्कस किया था, चरखा प्रणाली, ये मोट है, इस तरीके से जो है खाई बनाकर, और इस तरीके से हम लोग जो है पारंपरिक तरीके होते थे पुराने समय में, इस तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। अब आधुनिक प्रणाली की बात करें, तो आधुनिक प्रणाली में दो आती है। एक तो हमारी छिड़काव प्रणाली आती है, और एक हमारा ड्रिप सिस्टम आता है। ठीक है, अब ये दोनों किस तरीके से कार्य करते हैं, ये दोनों आधुनिक तरीके हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें छिड़काव प्रणाली की, तो नॉर्मली इस तरीके से खेतों के अंदर फव्वारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इन फव्वारों के माध्यम से जो है पूरे खेत में इस तरीके से नली के माध्यम से फव्वारे लगा दिए जाएंगे, मोटर से इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, और पूरे खेत में यहाँ पर पानी भिजवा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। प्रणाली ड्रिप या ड्रिप सिस्टम की हम लोग बात करें, इस प्रणाली में पानी सिर्फ जड़ों की जो स्थिति है वहां पर ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद करके गिराया जाता है, जिससे क्या होगा, पानी भी ज्यादा नहीं लगेगा, और लंबे समय तक जमीन हमारी गीली बनी रहेगी या फिर नम बनी रहेगी, हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, आधुनिक में छिड़काव प्रणाली और ड्रिप सिस्टम इसे बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर खरपतवार की बात करते हैं, तो एक क्षेत्र में कई अवांछनीय पौधे जो है एक साथ स्वाभाविक रूप से उग आते हैं। इन अवांछनीय पौधों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अवांछनीय पौधों को जो है खरपतवार यहाँ पर बोला जाता है। और इस प्रकार से जो खरपतवार होते हैं, इसको हटाने की प्रोसेस को विडिसाइड्स की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। अलग अलग प्रकार से रसायनों का प्रयोग करके हम लोग इन जो खरपतवार है इनको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक जो पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस इमेज में, इस तरीके का होता है। इसमें कुछ स्प्रे वगैरह डालकर रखा जाता है, दवाइयां डालकर रखी जाती है। ठीक है, तो वो स्प्रे कर कर भी यहाँ पर जो खरपतवार है उनको कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता है। स्प्रेयर इसको बोला जाता है, स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे करके खरपतवार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। कटाई की बात करें, और आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है सीकल, हिंदी में इसे बोला जाता है हसिया। ठीक, एक फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये परिपक्व होने के बाद मतलब फसल जो है पूरी तरीके से पक जाने के बाद इसको फसल कटाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, और फसल कटने में नॉर्मली जो है फसल आने में 3 से 4 महीने के बाद उसको कटाई के लिए रखा जाता है।
ठीक है, दराती आप इसे बोल सकते हैं, दराती का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सीकल हसिया जिसे बोला जाता है, या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन के द्वारा भी हम लोग यहाँ पर जो है फसल को कटाई कर सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें इसकी जिसे थ्रेशर मशीन या फिर हम लोग इसे एक कंबाइनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मशीन की मदद से हम लोग फसल को यहाँ पर कटाई कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये कंबाइनर कार्य करता है। फिर हम लोग यदि यहाँ पर बात करें हार्वेस्ट समारोह की, तो पूरे फसल को पक जाने के बाद 3 से 4 महीने में जब फसल को काटने का दिन आता है, ठीक है, फसल की अवधि जो होती है बड़ी खुशी से और बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाकर जो है फसल की कटाई यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और फसल के मौसम के से जुड़े विशिष्ट प्रकार के त्योहार भी होते हैं, लाइक आप पोंगल बोल सकते हैं, बैसाखी बोल सकते हैं, होली, दिवाली, बिहू, सारे ये फसल से जुड़े हुए त्योहार हैं। अब यदि बात करें, जब हमने इसका सारा कार्य कर लिया है, फिर हम लोग भंडारण की बात करें, तो उपज के बाद भंडारण का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल अनाज लंबे समय के लिए रखा जाता है, इसीलिए इसे नमी, कीड़ों, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग इसके अंदर दवाइयाँ डालकर रखते हैं, या फिर पारंपरिक तरीकों की बात करें तो नीम के पत्ते और इस तरीके से कुछ डालकर रखे जाते थे, ताकि फसल में कोई भी नमी ना रहे और उसको कोई भी कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फसल हमने रेडी करी है उसमें क्या क्या प्रोसेस हमने लगाई है। सबसे पहले हमने जुताई करी थी ताकि मिट्टी पोली बने, है ना, पूरा हल के माध्यम से करा था। फिर बुआई करी है, बीज बो दिए थे हमने, फिर सिंचाई करी है, फिर निंदाई करी है, फिर कटाई करी है, और फिर संचयन और भंडारण की प्रक्रिया यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति होना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, मतलब कौन सी सिचुएशन नहीं होगी तो भी चलेगा, हमारी मक्का की फसल यहाँ पर उगाएगी। तो निम्न तापमान की आवश्यकता यहाँ पर मक्का की फसल को नहीं होती है। अदरक प्रवर्धन में आमतौर पर किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बीज का, तना का, जड़ का, या पत्ती का प्रयोग करते हैं। जब अदरक का प्रवर्धन होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं तने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव खाद्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यह मृदा की जलधारी क्षमता को बढ़ा देता है, इसमें सभी पादप पोषक तत्व जो होते हैं संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो जैव खाद्य पदार्थ का ये मतलब नहीं है कि इस जैव खाद्य पदार्थ में सारे के सारे ही पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होंगे, बाकी जल धारण क्षमता को बढ़ा देगा, मिट्टी को ह्यूमस भी प्रदान करेगा, और साथ ही मृदा की बनावट इससे बेहतर भी रहेगी। लेकिन सारे पोषक तत्व आपको केवल जैव खाद्य पदार्थ से मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहलाती है, या क्या प्रोसेस इसको बोला जाता है, जब अनाज से भूसा हम लोग यहाँ पर अलग करते हैं। छानना की प्रोसेस है, थ्रेसिंग की प्रोसेस है, फटकारना या फिर हाथ से चुनना, तो इसे फटकना की प्रोसेस बोला जाता है। फटक कर हम लोग यहाँ पर अनाज से जो भूसा होता है, जो हवा के माध्यम से उड़ जाता है, तो वो फटकने के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट और कोड वाला क्वेश्चन है, तो 4 स्टेटमेंट पहले हम लोग पढ़ेंगे। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे पोषकों का अवशोषण जो है अधिकांश घुली अवस्था में करते हैं। सेकेंड है, सिंचाई करने के लिए फसलें और उष्ण वायु प्रवाहों की आवश्यकता होती है, ये आपका स्टेटमेंट बी बोल रहा है। तीसरा है, सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, और आपको ये बताना था कि इन कथनों में से उस समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की यहाँ पर आवश्यकता है। फसलों को सिंचाई की आवश्यकता है, उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक तो आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट है कि पौधे जो है पोषकों का अवशोषण जो है अधिकांश खुली हुई अवस्था में ही करते हैं, और बीजों के अंकुरण के लिए आपको यहाँ पर आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। ये 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका 2 नंबर है, ये इसका 3 नंबर है, और ये इसका 4 नंबर है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है कि बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता और नमी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यदि शुष्क भूमि होगी तो उसको हम लोग यहाँ पर पहले से बुआई करने से पहले पानी पिला देंगे। ठीक है, और पौधे जो है पोषक का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में ही करते हैं, जब मिट्टी के अंदर वो सारे पोषक तत्व अच्छे तरीके से घुल पाएंगे तभी वो उनका उपयोग कर पाएंगे पौधे। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पर राइट नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपको बोल रहा है सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रभाव से बच जाएगी, नहीं होगा। और सिंचाई करने से मृदा की बनावट यहाँ पर बेहतर हो जाती है, वो तब होती है जब आप उसकी जुताई कर रहे होते हैं, राइट। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। खेत में खरपतवार निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। खेत में आपको खरपतवार निकालना है तो आप फावड़ा की मदद से निकालेंगे, आप लोग यहाँ पर हल की मदद से निकालेंगे, कुल्हाड़ी की मदद से, कल्टीवेटर की मदद से। तो डेफिनेटली हम लोग फावड़े का प्रयोग करके यहाँ पर खरपतवार को अलग कर सकते हैं। हल तो जुताई के लिए प्रयोग होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। उर्वरकों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, और यही क्वेश्चन आपका रीट में भी पूछा हुआ है। ये उपज को बढ़ा देते हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, आमतौर से ये कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं और ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा कि उर्वरक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। अब हमें पता है कि खाद और उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो उर्वरक जो है ज्यादा यदि इनका प्रयोग किया गया तो ये मृदा को नुकसान ही पहुंचाएंगे, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कथन कि ये पर्यावरण के हितैषी है, ये कथन यहाँ पर आपका उर्वरक को लेकर सही नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। फसल पर खरपतवारों के दुष्परिणामों के बारे में कुछ कथन आपको दिए गए, वो कथन आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। ये फसल कटाई शस्य आवर्तन में व्यवधान डालते हैं, ये फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, ये फसल में पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, सही कथन के समुच्चय को, यानी कि जो सही कथन है उनको यहाँ पर चुनना है। नंबरिंग हम लोग इसकी यहाँ पर कर देते हैं, आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कथन। ठीक है, तो ये फसल कटाई सस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं। क्या ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर राइट है? बिल्कुल राइट है। क्या ये फसल वृद्धि में सहायता करते? नहीं, खरपतवार फसल वृद्धि में सहायता नहीं करते, नुकसान ही पहुंचाएंगे। अगले की बात करेंगे, ये फसल में पौधों के साथ साथ जल, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। राइट है, क्योंकि जहां पर फसल उग रही होगी यहाँ पर यदि खरपतवार उग गए तो कहीं ना कहीं नुकसान पौधों को पहुंचेगा। एक स्थान के लिए भी जल भी खरपतवार यदि उसको यूज करे तो कहीं ना कहीं वो पौधों को कमी पड़ेगी, और ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते तो डेफिनेटली डालते। तो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कृषि और बागवानी से संबंधित। और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिंचाई और खाद रेडी करना, खुदाई करना, विनोइंग करना, जुताई और हल चलाना, या फिर कटाई और भंडारण करना। तो मृदा को ढीला करने की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? जुताई करते हैं और हल चलाते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में चलता है? अप्रैल से लेकर दिसंबर, जून से सितंबर, नवंबर से मार्च, या जनवरी से लेकर मई तक। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जून से लेकर सितंबर तक का जो मौसम होता है वो मानसून का मौसम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाला जाता है? मतलब ड्रिप ड्रिप करके डालेंगे तो उस विधि को हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि दो विधियां होती है। एक ड्रिप विधि होती है, बूंद विधि होती है, और दूसरी होती है छिड़काव विधि यानी कि स्प्रिंकल विधि। स्प्रिंकल विधि में डायरेक्टली जो है फव्वारों के थ्रू डाल दिया जाता है, और ड्रिप विधि में क्या किया जाता है? जड़ों के पास जाकर, जड़ों के पास पाइप लगाया जाता है और उसी से बूंद बूंद करके पानी जो है मिट्टी के अंदर छोड़ा जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद करके छोड़ना ड्रिप विधि यहाँ पर हमारा कहलाता है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर, जिसमें आपका सीडीपी का सेशन रहेगा। आप उसे ज्वाइन करेंगे और शॉर्ट नोट जरूर से बनाते रहे, ताकि आपके जो है एग्जाम टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।